कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ आज, समझो गाजा में हुआ या यूक्रेन में हुआ, तो यूएस की नीति क्या रहेगी, यूरोप की नीति क्या रहेगी, चीन की नीति क्या रहेगी, रूस की नीति क्या रहेगी, उस पर फिर हम अपनी नीति बनाते हैं, क्योंकि हमारे भी संबंध होते हैं उन देशों के और हमारे इश्यूज और इंटरेस्ट होते हैं। तो हमने ऑलवेज चाइना को एक सेंट्रल पोजीशन दिया है हमारे फॉरेन पॉलिसी में। क्या उनका क्या विचार है, वो उनकी नीति क्या है, वो क्या करेंगे वगैरह। ये रिवर्स में ट्रू नहीं है। चीन का मान्य है कि दो ही देश उनके बराबर के देश है, यूएसए अमेरिका और रूस, जो पहले सोवियत यूनियन कहलाता था। 1948 में नेहरू जी अपने विदेश मंत्रालय के आला अधिकारियों से कहते हैं कि कम्युनिस्ट सरकार आने वाली है, अब तैयारी कीजिए, और अगर आया तो तिब्बत और कश्मीर में हमें शायद कोई चुनौतियां मिलने वाली है। अब इसके बाद उन्होंने क्यों नहीं नीति बनाई, ये सोचने की बात है कि भारत इतनी जल्दी नए कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता क्यों दी। क्योंकि हम शायद पहले 15-20 देशों में हम ही एक नॉन कम्युनिस्ट देश थे, हम और बर्मा, जिन्होंने मान्यता दी थी, बाकी सब कम्युनिस्ट देश थे। हम समझते हैं कि 2000 वर्षों से हमारे चीन के साथ संबंध है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन 2000 वर्षों में हमारे और चीन के बीच में हालांकि ट्रेड था और बुद्धिस्ट धर्म भी भारत से चीन गया, लेकिन राजनीतिक या डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स बहुत ही कम थे। अंग्रेज छोड़ गए थे भारत को 1947 में। उनका विदेश नीति पे और शायद डोमेस्टिक पॉलिसी में भी, वो मेरे रिसर्च का विषय नहीं था, उनका जो प्रभाव था वो बहुत ही गहरा था 1960 तक। पिछले 2 सरकारें थी, शायद प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार के बाद, जो भारत ने कदम उठाए हैं, न्यूक्लियर टेस्ट्स, अमेरिका के साथ 1-2-3 डील, मोदी सरकार ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स किए हैं, उससे उनको ये माने रियलाइजेशन होने लग गया है कि वो भारत जो वो सोचते थे है और आज का भारत में काफी नई सदी के भारत में फर्क है। अब ये समस्या आ गई है कि ये नए भारत से कैसे डील करें। अगर आप आम जनता को पूछिए तो वो समझते हैं कि 1990 या 2000 तक नॉन अलाइंड ही थे सभी विषयों पे। ये एक्चुअली रियलिटी देखे तो सच नहीं है ये। और मैं अंग्रेजी में कहूँगा, वी आर अलाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। ये फर्क है। क्या अगर हमारा आज क्लाइमेट चेंज पे चीन के साथ इंटरेस्ट है तो हम उनके साथ जाएंगे, अगर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में अमेरिका के साथ इंटरेस्ट है तो उनके साथ जाएंगे। ये नहीं कि क्योंकि हम सिर्फ डेमोक्रेसी है तो अमेरिका के साथ ऑल द टाइम चलेंगे, या हम एशियन देश है तो ओनली चाइना के साथ चलेंगे। जब यूएन बना, यूएनएससी तैयार हुआ, 5 देश वहाँ पर परमानेंट मेंबर हुए, तो चीन में कोमिंतांग सरकार थी चियांग काई शेक की, बाद में वहाँ माओ आ गए और चियांग काई शेक ताइवान चले गए। तो फिर ये बात उठी, अमेरिका ने उठाई कि हमें चीन को बाहर कर देना चाहिए, इसकी जगह कोई नया मेंबर आना चाहिए। अब वो नया मेंबर कौन हो, चूंकि एशिया का रिप्रेजेंटेशन होना था तो इंडिया की तरफ भी नजर गई। मैंने अलग अलग किताबों में अलग अलग कयास दावे पढ़े हैं, आप बताइएगा बेहतर तो, कि क्या कभी हमें भी एक सीट ऑफर हुई थी जिसे हमने इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि चीन नाराज हो, हुई भी थी, नहीं हुई थी, क्या हुआ था। पिछली सदी में जो 1940 का दशक था वो बहुत गहमा गहमी भरा रहा। बहुत सारे देश उसमें आज़ाद हुए, बहुत सारे देशों को मान्यता मिली, और उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन पर तब से लेकर आज तक दुनिया की नज़र बनी हुई है, क्योंकि उनमें से कई तो ऐसे हैं जो आज बेहद ताकतवर बन चले हैं और वर्ल्ड ऑर्डर को ठीक ठाक प्रभावित करते हैं। 2 देश इनमें मैं अभी इनका नाम लूँगा, इंडिया और चाइना। दोनों ही 1940 के दशक में आप कहिए कि आज़ाद हुए, या चीन के मामले में कहिए कि वहाँ पर सत्ता का बड़ा परिवर्तन हुआ, एक डिसाइसिव मूवमेंट आया वहाँ पर, और जो तब हुआ वो अब तक लगातार चर्चा में है, और वहाँ से जो चीज़ें शुरू हुई अब तक उन पर कुछ ना कुछ अपडेट आता रहा है। चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत दिलचस्प हैं, उसमें कई बार खून भी बहता है और कई बार हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, झूले भी झूलते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं। चीन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे हम उसे दुश्मन माने, चाहे हम उसे दोस्त माने। और प्रॉब्लम यह है कि चीन और भारत के रिश्ते सिर्फ चीन और भारत के रिश्ते नहीं हैं, बल्कि इसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का भी स्टेक है। इनफैक्ट आप कहिए कि हमारे बीच जो दोस्ती दुश्मनी रही, उसे राह दिखाने में इन 2 देशों का भी बहुत इंटरेस्ट था और बहुत दखल भी था। एक किताब आई है विजय गोखले साहब की, क्रॉस विंड्स,
क्रॉसविंड में बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत सटीकता के साथ इस पूरे मसले को कवर किया है उन्होंने। और विजय गोखले उन लोगों के लिए बिल्कुल जाना पहचाना नाम है जो इंटरनेशनल अफेयर्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि आप 2020 में रिटायर हुए फॉरेन सेक्रेटरी होकर देश के। इसके पहले आप 2016-17 में चीन में ही एम्बेसडर थे और 39 साल की आपकी सेवा रही, और ज़्यादातर समय जब आप डिप्लोमेट थे तो चीन को स्टडी करते रहे। मुझे ये किताब बहुत शानदार लगी, पेंगुइन से आई है, पढ़नी ज़रूर चाहिए। और क्योंकि बिल्कुल अभी आई है तो आप 1949 से शुरू करते हुए या कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू करते हुए अब तक जो चीज़ें होती आ रही हैं उनके सूत्र पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू। आपकी पिछली किताब के वक्त भी हमने बहुत कोशिश की कि आपको पकड़ें चीन पर आपने उसमें बहुत शानदार लिखा था, द लॉन्ग गेम किताब का नाम था। जी जी हाँ। तो कभी उस पर भी आपसे बात करेंगे क्योंकि इससे बिल्कुल अलग है वो। लेकिन ये किताब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू करते हैं, जब चीन में भी काफ़ी उथल पुथल है और हम भी ताज़ा ताज़ा आज़ाद हुए हैं और दुनिया में एक बड़ी जंग ख़त्म हुई है। एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ अ, ब्रिटेन है, जो जी देखने में दोस्त लगते हैं, लेकिन जब मैं आपकी किताब पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता नहीं है कि वो दोस्त हैं। और भारत के साथ दोनों दोस्ती का दिखावा कर रहे हैं लेकिन छल कपट भी है। किताब बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कोई उपन्यास है और इसमें छल है, कपट है, वादे हैं, धोखे हैं। तो शुरू से शुरू करूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। दुनिया कैसी है उसके बाद, एक डिप्लोमेट की नज़र से बताइए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है, हम आज़ाद हुए हैं, चीन में अभी गृह युद्ध चल रहा है, उस वक्त दुनिया कैसी थी, क्योंकि इस पृष्ठभूमि में ही आने वाली बात जो है सार्थक हो पाएगी। पहले नितिन जी आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये आपने एक बहुत अहम सवाल उठाया। 1945 के पहले अगर एशिया में कोई एक ऐसा देश था जो विकसित था, वो जापान था। और वो एक तरह से एशिया में उनकी एक लीडरशिप रोल थी। लेकिन क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में उनका पराजय हुआ, उसके बाद अमेरिका का जो साम्राज्य शुरू हुआ पैसिफिक ओशन में, उसके लिए वो एक ऐसा देश ढूंढ रहे थे जो उनके साथ जो भागीदारी हो, उसके वजह से एक स्टेबिलिटी आए पैसिफिक ओशन में। अब जापान के साथ तो कर नहीं सकते थे, जापान तो प्रतिद्वंदी था, भारत तभी तक आज़ाद नहीं हुआ था। तो चीन ऐसे एकमात्र देश था जिसके साथ वो एक भागीदारी बना सके, क्योंकि एक बड़ा देश था। उसमें एक स्थायी सरकार था उस समय 1945। उन्होंने अमेरिका की मदद की थी, चियांग काई शेक की सरकार चियांग थी। काय शेक की सरकार। तो इसलिए अमेरिका ने समझा कि चीन के साथ एक भागीदारी बनाकर वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। हम्म, अ, अब अमेरिका और कप की जो प्रायोरिटी थी वो यूरोप में थी। हम्म, यूरोप पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उनके फाइनेंशियल, मटेरियल और मिलिट्री रिसोर्सेज सब वहाँ लगे थे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि पैसिफिक क्षेत्र में एक तरह से स्टेबिलिटी हो और एक पार्टनर हो, और इसलिए उन्होंने चीन को सिलेक्ट किया। अब इसमें ये एक समस्या हुई कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मित्र थे, लेकिन चीन के विषय पर उनकी नीति, उनके विचार में बहुत बड़ा अंतर था। अ, ब्रिटेन का साम्राज्य था, उनकी तब भी 1947 के बाद भी, हमारे आज़ादी के बाद भी बहुत सारी उनकी कॉलोनीज़ थी। मलया में, इंडोनेशिया में, हांगकांग था। उसके अलावा उनकी जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट थी वो बहुत थी। उनकी कंपनीज़ पूरे एशिया में उनका बिज़नेस था, और चीन में बहुत ही बड़ा बिज़नेस था। तो उनका मेन फ़ोकस चीन में कमर्शियल था। उनकी ट्रेड, उनके उनके फाइनेंसेस, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह। अमेरिका को अलग ही इंटरेस्ट था। वो चाहते थे कि, क्योंकि उनका प्रतिद्वंदी सोवियत यूनियन था, हम्म, रूस। वो चाहते थे कि कम्युनिज्म को और बढ़ावा ना मिले, और इसलिए उनकी जो पूरी नीति थी वो थी किसी भी तरह से कम्युनिज्म को रोकना। तो इसलिए उनके इंटरेस्ट और ब्रिटेन के इंटरेस्ट चीन में अलग-अलग थे। जब 1949 में एक कम्युनिस्ट सरकार बनी वहाँ,
तो ये जो अंतर थे वो और भी बड़े हो गए, क्योंकि अब चीन में भी कम्युनिज्म आ गया था। अब अमेरिका ये प्राथमिकता उनकी ये थी कि अब आगे उनको ना जाने दिया जाए, तो उनको रोकना था। उनको साउथ एशिया में कम्युनिज्म न आने की ये उनकी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी। ब्रिटेन चाहते थे कि नई सरकार आई है ठीक है, लेकिन हमारे बिजनेस इंटरेस्ट तो है, तो हमें एक तरह से कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए उनके साथ। और इन दोनों नीतियों के बीच में भारत फंस गया एक तरह से, क्योंकि हम नए नए स्वतंत्र हुए थे। हमारा इंटरेस्ट था कि बाकी नए एशियाई देशों के साथ संबंध बनाएं। एक तरह से हम समझते थे कि चीन एक बड़ा देश है, उनके साथ एक पार्टनरशिप ज़रूरी है। लेकिन हमारे जो दो वेस्टर्न पार्टनर्स थे, अमेरिका और ब्रिटेन, वो अलग-अलग दिशा में चल रहे थे, अलग-अलग रास्तों पे चल रहे थे और चाहते थे कि भारत उनके साथ जाए। तो एक तरफ अमेरिका हमें हमें खींच रहा था, दूसरी तरफ ब्रिटेन हमें हमें खींच रहा था। और ये किताब उस सिचुएशन के बारे में है। और ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे मन में दो विचार आए। भारत इतनी जल्दी नए कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता क्यों दी? क्योंकि हम शायद पहले 15-20 देशों में हम ही एक नॉन कम्युनिस्ट देश थे, हम और बर्मा, जिन्होंने मान्यता दी थी। बाकी सब कम्युनिस्ट देश थे, हंगरी था, पोलैंड था, सोवियत यूनियन था वगैरह। तो ये एक सवाल था। दूसरा सवाल ये मेरे मन में उठा कि अमेरिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में हमें सपोर्ट दिया था। अंग्रेज़ों को कहा था भारत को स्वतंत्रता दे दो, क्योंकि लोकतांत्रिक ताकतों में और शक्तिशाली हम बनेंगे। आज़ादी के बाद हमें आर्थिक सहायता दी थी। और तब भी ये संबंध आगे क्यों नहीं बढ़े? हमने क्यों नहीं सोचा कि हम अमेरिका के साथ एक सामरिक भागीदारी बनाएं? तो ये इन दोनों सवाल को लेके मैंने रिसर्च शुरू किया, और ये किताब उसका एंड प्रोडक्ट है। मैं धीरे-धीरे आऊँगा, क्योंकि देखने में जितना सरल लगता है और आज 70-80 साल बाद जितना नॉर्मल लगता है, क्योंकि सब घट चुका है, बीत चुका है, उतना है नहीं। क्योंकि तब चुनना बहुत मुश्किल था। एक तरफ अमेरिका था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विजेता के तौर पर उभरा और दुनिया उसकी मानती थी, दुनिया उसके साथ रहना चाहती थी। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कितने सारे देश इधर से भी थे ऐसे। जापान उसके प्रभाव में आ ही गया था। और इंग्लैंड, जिसकी पकड़ छूट रही थी, औपनिवेशिक काल खत्म होने की तरफ है, लेकिन वो भी चाहता था कि उसकी कॉलोनी किसी ना किसी तरह बनी रहें, कम से कम जहाँ कमर्शियल स्टेक जैसा आपने बताया वो रहें। और तीसरी तरफ है भारत, जहाँ नेहरू हैं, और नेहरू चाहते हैं कि वो एक बड़े नेता के तौर पर उभरे और उन्हें ये ना माना जाए कि वो पपेट हैं। मैं चीन के बारे में जब पढ़ता हूँ तो मैंने ये पाया, जो नेहरू ने सलाह भी दी थी एक्चुअली, एक बार मैंने आपकी किताब में पढ़ा कि आप ना एशियन साइकी को समझिए। जी, ये जी। सलाह वो देते थे। मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें कोई लेखक थे, उन्होंने भी यही कहा कि आप ना चीन की साइकी को समझिए। हिंदी चीनी भाई भाई कहने से काम चलता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत सदियों तक दुनिया का केंद्र मानते रहे हैं। वो कभी गुलाम नहीं हुए। जैसे हिंदुस्तान या बाकी देश ऑफिशियली गुलाम कहे जा सकते हैं, वो नहीं रहे। और ये भी सच है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मानते थे कि हमारा भी स्टेक है, हम बिग फोर में हैं जो जीते हैं। मैं आपसे यहाँ ये समझना चाह रहा हूँ कि चीन 47 से पहले और बाद में हिंदुस्तानियों को कैसे देख रहा है, उनकी साइकी क्या है? ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि हम समझते हैं कि 2000 वर्षों से हमारे चीन के साथ संबंध है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन 2000 वर्षों में हमारे और चीन के बीच में हालांकि ट्रेड था, और बुद्धिस्ट धर्म भी भारत से चीन गया, लेकिन राजनीतिक या डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स बहुत ही कम थे। और इसकी वजह थी कि दोनों देशों के बीच में एक ऐसी जगह थी जहां पॉपुलेशन बहुत कम था और इंटरेस्ट भी बहुत कम था। वो जगह का नाम था तिब्बत। क्योंकि तिब्बत की ऊंचाई भी बहुत हाई, तिब्बत का ऑल्टीट्यूड भी बहुत हाई है, और वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। 18वीं सदी तक चीन ने वहाँ साम्राज्य स्थापित नहीं किया था, तो डायरेक्ट पॉलिटिकल कांटेक्ट कभी नहीं था। वो उस समय शुरू हुआ जब अंग्रेज भारत में आए, और
भारत में आने के बाद उन्होंने सोचा भारत को इस्तेमाल करके हम चीन के साथ ट्रेड करेंगे, और भारत से ये जो अफीम था, ओपियम था, वो चीन में गया, और ऐसे ट्रेड शुरू हुआ। तब जाके भारत और चीन के बीच में कुछ संबंध बढ़ने लग गए, मतलब ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच ब्रिटिश में। इंडिया और चाइना के बीच में, हाँ। और उसकी वजह से जो चीनियों का भारत के बारे में सोच है वो उसी समय का है, और उस समय का वो समझते थे कि भारत के लोग ब्रिटेन को के साथ सहयोग कर रहे हैं चीन को माने दबाए रखने के लिए, हाँ। तो इसलिए जो हमारे सिपाही थे, जो ब्रिटिश आर्मी में थे, अंग्रेज़ों के फौजों में थे, जो हमारे भारतीय नागरिक थे, जो पुलिस में थे शंघाई वगैरह में, उससे उनका इम्प्रेशन बन गया है कि भारत एक तरह से ब्रिटेन का और वेस्ट का एक एक तरह से एक टट्टू है, जैसे बोलूं। और इनमें से बहुत सारों की तैनाती चीन में थी भी। हम एक बार मैंने इस पर पॉडकास्ट भी किया था कि कैसे जो भारत के लोग थे उनमें बहुत सारे जो सेना में चले गए, हाँ, वो चीन के कुछ प्रोविंसेस में बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। हाँ, और सही बात है। तो जो आप कह रहे हैं शायद कि पहला जो एनकाउंटर है किसी आम चीनी का आम भारतीय से, वो इस तरह है हाँ, कि अंग्रेजों का आदमी। बिल्कुल। शंघाई में तो शंघाई और हांगकांग में पुलिस फोर्सेस में बहुत सारे सिपाही इंडियन सिटीजन्स थे, भारत के नागरिक थे। तो एक इम्प्रेशन बन गया था। दूसरी बात, हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था और उनके जो कम्युनिस्ट आंदोलन थे, उसमें फर्क था। बिल्कुल। हमारा एक मूलभूत प्रिंसिपल ये था, अहिंसा। माने हम अंग्रेजों को शस्त्र के साथ नहीं पराजित कर सकते हैं, तो हमें अलग तौर से असहयोग अलग करके तरीके, करेंगे, अनरेस्ट करेंगे। बिल्कुल। उनका उनका मूलभूत प्रिंसिपल था यूज ऑफ वायलेंस। माने लड़के ही हम इंपीरियलिस्ट फोर्सेस को निकाल सकते हैं, जो साम्राज्यवाद फोर्सेस हैं उसको निकाल सकते हैं। तो एक अप्रोच ही में डिफरेंस था, और वो सोचते थे ये भारतीय लोग क्या करेंगे, वो तो बिल्कुल अपोलॉजिस्ट हैं, पीसफुल हैं, वो चाहते ही नहीं, लड़ नहीं पाते हैं। तो वो भी एक इम्प्रेशन उनके मन में था। कुछ मतलब आपसे समझना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने चाइना इतना स्टडी किया है। हम बौद्ध धर्म हमारे यहाँ पैदा हुआ और हम बौद्ध धर्म के एक्सपोर्टर देश भी हैं, और चीन भी मानता है। पिछले दिनों जब इतने राष्ट्राध्यक्ष चीन के आते हैं, उन्होंने माना कि आप लोगों ने हमें बौद्ध धर्म दिया। तो जो बौद्ध धर्म का एक बड़ा फलसफा है वो भी अहिंसा है। बाद में गांधी ने भी अहिंसा को ही माना, और आखिर में जब भारत आज़ाद हुआ तो वो कागज़ों पर बाकायदा आज़ाद हुआ, ऐसे नहीं जैसे कोमिनतांग में या माओ में झगड़ा था, ऐसा नहीं हुआ। सही बात। तो ये सब मिलजुल कर हमारे बारे में इंप्रेशन बनाते हैं क्या आज भी कि हम लड़ नहीं सकते, हम शांतिप्रिय लोग हैं, हम थोड़ा सा समझौतावादी ज़्यादा हैं, ऐसा उनके दिमाग में इंप्रेशन है क्या अभी भी? नहीं, मेरे ख्याल में वो बदल रहा है इंप्रेशन। लेकिन वहाँ आने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि हम भी हमारी संस्कृति भी बहुत ही लंबी संस्कृति है, उसके लिए उनके मन में एक तरह से रिस्पेक्ट है। अच्छा। ये हम कह सकते हैं कि वो मानते हैं कि अगर एशिया में उनके बराबर का कोई सिविलाइजेशन है तो वो भारतीय सिविलाइजेशन है। लेकिन वो समझते हैं कि ये जो रफली 1000 एडी से जो हमारा जो इतिहास है, कि हम अपना जो एक तरह से इंडिपेंडेंस, एक सिविलाइजेशनल कैपेबिलिटी खो चुके थे हम लोग, और हमने एक तरह से गुलामी मान ली थी 1000 साल तक। और इसलिए वो उनका काफ़ी वर्षों का ये इम्प्रेशन रहा था 1947 के बाद कि भारत हालांकि आज़ाद हुआ है, लेकिन उनकी जो एक सोच है वो अभी तक एक सॉर्ट ऑफ स्लेव मेंटालिटी है। बिल्कुल। वो लड़ नहीं सकते हैं, उनमें अपना कोई वो दम नहीं है, वो इस तरह की सोच थी। अब आस्ते आस्ते वो ज़रूर बदल रहा है, और इसमें मैं कहता हूँ कि जो पिछले 2 सरकारें थी, शायद प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार के बाद जो भारत ने कदम उठाए हैं, न्यूक्लियर टेस्ट्स, अमेरिका के साथ 1-2-3 डील, मोदी सरकार ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स किए हैं, उससे उनको ये माने रियलाइजेशन होने लग गया है
कि वो भारत जो वो सोचते थे है और आज का भारत में काफ़ी फ़र्क नई है। सदी के भारत में हाँ, फ़र्क है। अब ये समस्या आ गई है कि ये नए भारत से कैसे डील करें। और मेरे ख़्याल में जो अभी आजकल में ये पिछले 5-10 वर्षों में अगर हमारे संबंधों में कोई तनाव आया है तो शायद इसी वजह से आया है कि ये एक तरह से नए भारत से किस तरह से व्यवहार करें, कैसे डील करें, उनके मन में कन्फ्यूजन हो रहा है अभी तक। और दूसरी बात ये भी है कि 1990 के बाद 2014 तक हम्म, कोalition गवर्नमेंट्स रहे हैं। तो कोalition गवर्नमेंट्स में कॉम्प्रोमाइज होता है, बहुत सारी पार्टियां होती हैं, बहुत सारे विचार होते हैं। तो एक पूरी जनरेशन में उन्होंने एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं देखी है। और सिंगल पार्टी गवर्नमेंट का रवैया कोalition गवर्नमेंट के रवैये में फ़र्क होता है। तो अभी ये भी सीख रहे हैं कि सिंगल पार्टी गवर्नमेंट के साथ कैसे डील करें। तो ये दोनों चीज़ों में थोड़ा अभी तक माने वो एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, मैं कह सकता हूँ, या हिट एंड मिसेस हो रहे हैं। एक सेंचुरी ऑफ शेम चीन के हिस्से में भी है। जब उनके यहाँ बहुत सारे लोग अफ़ीम के नशे में धुत पड़े रहते थे, जब उन्हें जो हम इतिहास में पढ़ते हैं तरबूज की तरह बांट दिया था, या खरबूजा नीति शायद उसको बोलते हैं भी, वो भी कोई एक रिटेलिएशन है क्या? वो मानते हैं कि इस शर्म की सदी में भारत का भी कोई रोल रहा उनके प्रति, उनके खिलाफ? देखिए नितिन जी, पहले तो मैं ये सेंचुरी ऑफ शेम तो मैंने बहुत पढ़ा है। हम्म, लेकिन मैं समझता हूँ कि अ, भारत के नज़रिए से देखना नहीं चाहिए जैसे वेस्ट देखता है इस बारे ओके। में। हम्म, सेंचुरी ऑफ शेम उनकी थोड़ी हुई थी, हमारी भी तो हुई थी। और पूरी एशिया, पूरे अफ्रीका और पूरी लैटिन अमेरिका की स्थिति वही थी। बल्कि हमारी स्थिति उनसे खराब थी क्योंकि हम पूरी तरह से गुलाम हो गए थे। नहीं, हम तो 1000 साल हमारे हाँ, पास तो। और उनका तो अभी माने हम्म, वो सेमी कॉलोनियल थे, माने अंग्रेजों ने और बाकी जो यूरोपियन देश ने फ्रेंच आ उन्होंने गए कोई, सारे हाँ। कोस्टल एरियाज को पकड़ा था, लेकिन पूरी सरकार को नहीं पलटा था। तो मैं समझता हूँ कि ये सेंचुरी ऑफ शेम, अगर वो वेस्ट के साथ ये इस्तेमाल करना चाह रही ये फ्रेज, तो उस वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ करना नहीं चाहिए क्योंकि हम और वो हमारा जो तजुर्बा है हम्म, पिछले 2-3 साल में, वो एक ही तजुर्बा है। हम्म, इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर वो सेंचुरी ऑफ शेम की बात करें तो हम उनको रिमाइंड करें कि हमारी भी वो परिस्थिति वही हम्म, थी। हम्म, इसका मतलब नहीं है यू वी विल फॉरगिव, बट वी हैव नॉट फॉरगॉटन। यस। लेकिन ये नहीं समझ के आगे हम ये संबंध वेस्ट से नहीं रख सकते कि आपने हमें 19वीं सदी में आपने हमें तकलीफ दी तो 21वीं सदी में आपके साथ डील नहीं करेंगे, या हम एक तरह से रिवेंज, प्रतिशोध ले रहे हैं इसकी वजह से। हम्म, ये मैच्योर डिप्लोमेसी नहीं है। सही। और इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर चीन हमारे साथ ये बात करता है, और करता है चीन, करता है। कि सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन हमें हुआ है वगैरह, हम्म, तो नॉर्मल डिप्लोमेसी में हम सुन के छोड़ देते हैं। लेकिन आजकल आजकल हम नहीं छोड़ते, हम उनको बताते हैं कि हम्म, या ये बात ठीक है, आप जाके जिन्होंने आपको ह्यूमिलेट किया है उनसे बात कीजिए, हमसे डिफरेंटली डील कीजिए, क्योंकि हमारा उसमें कोई रोल नहीं था। हम्म, और आज हम एक ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। लेट अस टॉक ऑन एन इक्वल बेसिस। हमें इतिहास का सही। इतिहास इसमें मत ले। देखिए, कूटनीतिक मामलों की आप जानकारी नहीं है, बल्कि भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर चीन में भी थे, और बाद में तो आप फॉरेन सेक्रेटरी रहे देश के। हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हम उन कैमरों के थ्रू आप लोगों को चलते फिरते बोलते देखते हैं, जो आपके सामने लगे होते हैं, पर हमसे तो हज़ारों किलोमीटर दूर होते हैं। हमें मालूम नहीं आप चीन के लोगों से कैसे बात करते हैं, चीन के डिप्लोमेट आपसे कैसे बात करते हैं। लेकिन जिन चीज़ों को लेकर हम यहाँ चिंता कर रहे हैं कि वो हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं क्या, हम उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स तो हमारे मन में भी हैं उनको लेकर। क्या डिप्लोमेसी की दुनिया में भी कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जिन पर आप लोग आपस में डिस्कस करते हैं जब बात करते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि माने इम्प्रेशंस तो होते हैं सभी के। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे हमारी कोई स्टीरियोटिपिकल पिक्चर नहीं होता है किसी भी देश के बारे में। क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, और एम्बेसी का यही अर्थ होता है कि जब परिस्थिति बदलती है तो वहाँ से रिपोर्ट्स आते हैं और उन रिपोर्ट्स के आधार पे नई नीति बनती है। हम्म, ये मैं आपको बताऊँ कि 1947 के बाद लगातार हर सरकार ने
चीन के बारे में ऐसे सोचा है कि विश्व में ये एक महत्वपूर्ण देश है, चाहे वो हमारा प्रतिद्वंदी हो, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे वो कुछ भी हो, कि चीन क्या सोचता है किसी विषय के बारे में, चीन की क्या नीति है किसी की तरफ, ये हमारी नीति में एक एक तरह से हम इसको एक फैक्टर के तौर पे लेते हैं। जैसे हम ये भी समझते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ आज, समझो गाजा में हुआ या यूक्रेन में हुआ, तो यूएस की नीति क्या रहेगी, यूरोप की नीति क्या रहेगी, चीन की नीति क्या रहेगी, रूस की नीति क्या रहेगी, उस पे फिर हम अपनी नीति बनाते हैं, क्योंकि हमारे भी संबंध होते हैं उन देशों के और हमारे इश्यूज और इंटरेस्ट होते हैं। तो हमने ऑलवेज चाइना को एक सेंट्रल पोजीशन दिया है हमारे फॉरेन पॉलिसी में। उनका उनका क्या विचार है, वो उनकी नीति क्या है, वो क्या करेंगे वगैरह। हम्म, ये रिवर्स में ट्रू नहीं है। हम्म, चीन का मान्य है कि दो ही देश उनके बराबर के देश है, यूएसए अमेरिका और रूस, जो पहले सोवियत यूनियन USSR कहलाता था। था। उसके अलावा जितने भी देश हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, ये बड़े देश है एशिया में, वो सेकंड लेवल पे हैं। और इसलिए वो समझते हैं कि इन देशों के संबंध, जो संबंध हमारे साथ बनाते हैं, वो ये देखते हैं पहले कि ये जो एक त्रिकोण है, यूएसए, रशिया, चाइना, वहाँ उस त्रिकोण में भारत कहाँ आता है। अच्छा। अगर भारत न्यूट्रल हो, माने ना एक तरफ ना दूसरी तरफ, तो वो समझते हैं ठीक है, भारत कोई हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, संबंध चलने चाहिए लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम किसी भी एक तरफ वो समझते हैं कि हम जा रहे हैं, जैसे 1970s में सोवियत यूनियन, अभी यूएसए, तो वो समझते हैं कि हम खतरा बन गए। क्यों? क्योंकि वो देश उनके लिए खतरा अब है, हम तो एलाई हो जाएंगे। हाँ, उनके एलाई साथ होने के तौर पर फिर जो हम। भी जुड़ेगा वो खतरा बढ़ता है। बिल्कुल। अब ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही 20th सेंचुरी सोच है, ठीक बात एक है। कोल्ड वॉर सोच है, हाँ। क्योंकि दुनिया बाइपोलर रहा नहीं अभी, एक बात। दूसरी बात, ये भारत वो भारत 1980s का भारत है नहीं। हमारी भी जीडीपी बड़ी है, हमारा रीजनल इन्फ्लुएंस है, ग्लोबल साउथ में हम लीडर हैं, हमारे निर्णय हम निर्णय लेने के पहले वॉशिंगटन या लंदन या मॉस्को को फोन करके अब हम निर्णय मुंह ले नहीं लेते देखते हैं। हैं। हाँ, लेकिन वो ऐसे हमें उस नज़रिए से देखते हैं कि अगर अमेरिका कहेगा कि ये करना है तो भारत ये करेगा, अगर अमेरिका कहेगा वो करना है तो जापान वो करेगा। ये सोच में बदलाव आना चाहिए, और जब तक वो बदलाव नहीं आएगा, भारत चीन संबंधों में पूरी तरह से सुधार नहीं आएगा, सही। वो तनाव रहेगा। सही। तो वहाँ के पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इदारों में इस तरह की सोच अभी भी है। वो भारत को 20वीं सदी के भारत के तौर पर अभी भी देख रहे हैं। धीरे धीरे चेंज आ रहा है या आना चाहिए, आप कह रहे हैं। एक मन में प्रश्न है मेरे। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें कोरिया के बारे में, जापान के बारे में, ईरान के बारे में वहाँ की फिल्मों से जानते हैं। हम तो नहीं गए अमेरिका, लेकिन हम जानते हैं अमेरिका में फिल्मों के ज़रिए वहाँ की एक सॉफ्ट कल्चर हम तक पहुँचता है। चाइना में मतलब मैं अब देखिए, चाइना का बहुत सारा सामान आता है हमारे यहाँ, और हम फिल्म में भी देख लेते हैं, उनके बैंड्स वैंड्स के बारे में पता चलता है। पर आप वहाँ रहे हैं, गए हैं इतनी बार, तो ये बताइए कि हमारा वहाँ क्या है, पब्लिक हमें कैसे देखती है, पब्लिक कैसे रिसीव कर रही है हमें। नहीं, मैं पहले ये बताऊं कि मेरी 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 पहली विजिट चीन को 1987 में हुआ था। मेरी वाह। पहली पोस्टिंग वहाँ थी। वाह। उस समय मैं आपको बताऊं, भारत चीन से आगे था। हाँ बिल्कुल। 1990 में अगर आप जीडीपी फिगर्स देखें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हमारा और उनका लगभग इक्वल था। हाँ। तो ये मानना पड़ेगा कि 30 साल में जो प्रगति हुई है, वो प्रगति इतनी इतनी बड़ी है कि अ, मैं महीने नहीं, मैं दिन के बात में करता हूँ। आज जो दिखता है वो एक हफ्ते बाद सिचुएशन बदल था। डेवलपमेंट वाज वेरी वेरी फास्ट, चीन और में। चीन का, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में उन्होंने डिप्लोमेसी और इकोनॉमी को मैनेज किया है। और आज वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पूरे विश्व के इतिहास में किसी भी और देश ने 30 साल में इतना विकास नहीं किया है। तो ये मानना पड़ेगा हम लोगों को। अब जहाँ चीन के लोगों की सोच है हमारे बारे में, उसमें बहुत कम बदलाव आया है। वो अभी भी स्टीरियोटाइप्स में सोचता है कि भारत में रिलीजियस प्रॉब्लम्स होते हैं,
सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, हम बहुत सब गरीब हैं। अच्छा, हमारे बम्बई और दिल्ली छोड़ के किसी भी शहर शहर में नहीं कोई पता विकास नहीं उन्हें। हुआ है। और क्योंकि उनके सिस्टम में फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन कंट्रोल्ड है। हम गूगल देखते हैं, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है हम तो वगैरह, उनके सही उनको बात है, उन यूट्यूबर्स को देख लेते हैं, उनको जो वहाँ के आम लोगों से बात करते जी। हैं, तो हमें पता चल जाता है। और वहाँ यूट्यूब बैंड है, गूगल बैंड है, हुँ, इंस्टाग्राम बैंड है, लिंक्डइन बैंड है। सिर्फ उनके सर्च इंजिन्स देख सकते हैं। तो एक तरह से उनको वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल सेंसरशिप है। नहीं है, हुँ, सेंसरशिप है, अवेलेबल नहीं है। तो उनकी सोच अभी, एज आई सेड, अभी तक वो जो 1980 में भारत था, अभी तक वही सोच है। अ, सुनते हैं वो कि भारत में अभी कुछ विकास आया है, कि जीडीपी बढ़ रहा है या भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी जो हमारा इम्प्रेशन है चीन के बारे में, मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनका इम्प्रेशन इतना एक्यूरेट है। हुँ, और वो एक प्रॉब्लम भी है, हुँ। क्योंकि अभी भी सोचते हैं कि हम गरीब हैं, या हर दिन रास्ते पे दंगा फसाद होता है, या हिंदू मुस्लिमों में रोज ही झगड़ा होता है। ये बहुत आम जनता मतलब भारत पाकिस्तान के बीच में जितना पीपल टू पीपल कनेक्ट है, उससे बहुत कम भारत और चीन बहुत के कम, बीच में है। बहुत कम, हम ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में जानते हैं, पाकिस्तानी बहुत हमारे, कम, लेकिन वो नहीं जानते। हुँ, बहुत कम। आपकी किताब जो है मान्यता के बारे में बहुत बात करती है। जब चीन में कुओमिंतांग सरकार चली जाती है, चियांग काई शेक खुद को ताइवान तक सीमित कर लेते हैं, लेकिन माओ आ जाते हैं। तो अब पूरी दुनिया में ये बात चल रही है कि कौन पहले मान्यता देगा। अभी आपने कुछ बातें उस तरफ की भी थी। मान्यता देने में हमने बहुत जल्दी दिखाई, हमने जल्दी की। आपने इस पर काफ़ी अध्ययन किया, काफ़ी स्टडी की, हमने क्यों जल्दी की। आपकी किताब से मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि मान्यता इंग्लैंड भी देना चाहता था, ब्रिटेन भी देना चाहता था, क्योंकि उसके वहाँ पर बहुत सारे कमर्शियल हुँ, चीज़ें चल रही थी, स्टेक था उसका। लेकिन वो भारत की आड़ में दे रहा था। हुँ, अमेरिका के सामने उसने हमें विलन बनाया। जिसके बाद प्रॉब्लम ये भी हुई कि आगे ना तो हम चीन के भले रहे, क्योंकि चीन ने उसे उस तरह से रिसीव ही नहीं किया कि नेहरू ने हमको मान्यता दे दी, और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ये मान लिया कि इन्हें ज़्यादा जल्दी थी, जबकि हम इन्हें रोक रहे थे। बिल्कुल। नहीं, हुआ क्या था मतलब? नहीं, तो आप जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने रिसर्च शुरू किया अपने नेशनल आर्काइव्स में, और ब्रिटेन और अमेरिका के आर्काइव्स में, तो यही पिक्चर एक तरह से बना कि हालांकि अंग्रेज छोड़ गए थे भारत को 1947 में, उनका विदेश नीति पे और शायद डोमेस्टिक पॉलिसी में भी, वो मेरे विषय रिसर्च का विषय नहीं था, उनका जो प्रभाव था वो बहुत ही गहरा था 1960 तक। और क्योंकि उनके और अमेरिका के बीच में चीन के विषय को लेकर कुछ माने डिफरेंसेस थे, वो चाहते थे कि भारत उनकी साइड पे आए। और उनका सबसे बड़ा कंसर्न था कि अमेरिका और भारत अगर एक माने एकजुट हो जाए, तो क्योंकि भारत की छवि दुनिया में बहुत बड़ी थी, बाकी भी ग्लोबल साउथ के देश भारत के साथ आ जाएंगे, और इसलिए अमेरिका का पक्ष लेंगे वो। तो एक तरह से ये किताब में मैं ये भी सवाल उठा रहा हूँ कि क्या हमारी विदेश नीति 1950 के दशक में, हमारी विदेश नीति सचमुच गुट निरपेक्ष था, माने हम सचमुच गुट निरपेक्षता, गुटनिरपेक्ष थे भी या नहीं? हाँ, या हम पक्षपात कर रहे थे? हम्म, क्योंकि इस बार पे तो साफ लग रहा है कि चीन के विषय पे हमने पक्षपात किया, हमने ब्रिटेन का साइड लिया हम्म, और अमेरिका के खिलाफ गए। और मैंने एक ये उल्लेख किया है कि 1949 में मान्यता देने के पहले अमेरिकी सरकार ने हमसे कहा था कि मान्यता मत दीजिए, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं तो कुछ सवाल उठाइए। और उनमें एक सवाल था कि आप ये पूछिए नए सरकार से कि जो पिछले सरकार के साथ समझौताएं हुई थी, अंडरस्टैंडिंग, अग्रीमेंट्स, ट्रीटीज, उस पे तो वो अमल करेंगे। मानोगे या नहीं मानोगे? और हमने क्या किया, हमने उस पे हमने कहा नहीं, हम ये नहीं पूछेंगे चीन सरकार से, क्योंकि अगर हमने पूछा तो वो समझेंगे कि इस पे डिस्प्यूट है। तो जो 10 साल पहले शायद हमें पता चल जाता कि वो सीमा को विवादित समझते हैं, वो 10 साल बाद हमें पता चला, क्योंकि हमने पूछा ही नहीं कि क्या ये समझौतों पे आप माने विल यू रिस्पेक्ट दोज एग्रीमेंट्स और नॉट। तो बिल्कुल। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हम खो गए।
मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ हाँ, कि अगर हम पूछते तो सीमा विवाद नहीं होता, वो अलग बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटी खो गए हम। ठीक है। अभी आपसे बात हो रही थी एएस भसीन साहब की किताब की, इस पर हमने पॉडकास्ट किया। उसमें उन्होंने बड़े विस्तार में बात की है कि वहाँ से लगातार एम्बेसडर बोल रहा है कि क्या मैं पूछ लूँ? तो नेहरू इधर से कह रहे हैं क्या ज़रूरत है अभी? हम पूछेंगे तो लगेगा कि हम भी किसी संशय में हैं। हाँ। जबकि हम वो सारे समझौते मान रहे हैं जो अंग्रेज़ इनसे करके गए हम्म। या चीन की पिछली सरकार से। और आमतौर पर ये होता ही है कि जो पिछली सरकार समझौते करती है, उसे उसकी आने वाली सरकार मान लेती है। करेक्ट। लेकिन चीन की कंडीशन कुछ और तरह की थी। चियांग काई शेक की बातें माओ मानने को राज़ी नहीं थे। पर सर मैं ये पूछ रहा हूँ फिर कि अगर हम पूछ लेते, तो जो हमारे सामने उस वक़्त के चैलेंजेस थे, जिनसे हम डील कर रहे थे और हम चाहते थे कि जब तक नहीं ये बात उभर कर आ रही, जाने दो, बाकी चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। क्या ऐसा नहीं होता हमें जो 65 में हुआ, वो थोड़ा पहले ही झेलना पड़ जाता? नहीं, ये कोई नहीं कह सकता। हाँ, बिल्कुल। हाँ, लेकिन बात ये है कि अगर मैंने किताब में भी इसका उल्लेख किया है, 1948 में नेहरू जी अपने विदेश मंत्रालय के आला अधिकारियों से कहते हैं कि कम्युनिस्ट सरकार आने वाली है, आप तैयारी कीजिए, और अगर आया तो तिब्बत तिब्बत में और कश्मीर में हमें शायद कोई चुनौतियां मिलने वाली है। अब इसके बाद उन्होंने क्यों नहीं नीति बनाई? ये सोचने की बात है, क्योंकि वो विजन जो है वो था स्ट्रेटेजिक विजन, और ये मानना पड़ेगा कि जब अंग्रेज और अमेरिकी दोनों सरकारें चियांग काई शेक को सपोर्ट कर रहे थे, नेहरू जी ने ऑलरेडी तय कर लिया था कि ये सरकार, वो पुरानी सरकार रहने वाली नहीं है, कम्युनिस्ट सरकार आने वाली है और हमको इनके साथ डील करना है। तो फिर एक नीति क्यों नहीं बनी, एक स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बना, टैक्टिक्स क्यों नहीं बने, हुँ, ये सवाल उठता है। और जवाब तो कई हो सकते हैं, लेकिन मेरे मानने में ये है कि नेहरू जी का एक विजन ये भी था कि अगर भारत को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी है, तो एक नया हुँ, ग्लोबल ऑर्डर बनना चाहिए हुँ, जिसमें एशियन कंट्रीज का भी कोई कोई स्टेक कोई हो। स्टेक हो। हुँ, और इसमें भारत के अलावा एक ही और एशियन कंट्री था जिसके पास ये क्षमता थी, और वो चीन था। हुँ, तो उनका सोच था कि अगर भारत और चीन दोनों साथ में आ जाए, तो दुनिया का कोई भी ताकत फिर मैंने इनको इग्नोर नहीं कर सकता है। हुँ, तो एक तरफ उनको पता था कि समस्या होने वाली है, दूसरी तरफ उनकी सोच थी ग्लोबल लेवल पे कि अगर दोनों देश साथ में आ जाएं तो एशिया बहुत मज़बूत भारत के होगा, लिए अगली अच्छा होगा। सदी एशिया भारत, की हाँ, होगी। हाँ। हुँ, और इसलिए शायद उन्होंने फिर तय कर लिया कि ये सवाल उठाने से शायद वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। अब ये स्पेक्यूलेशन है, लेकिन ये तो फैक्ट है कि ये जानते हुए कि शायद प्रॉब्लम आने वाला है, हमने कुछ नहीं किया, हुँ, और हमने ऐसी मान्यता दे दी उनको बिना पूछे कि हम आपको ये दे रहे हैं, आप हमें क्या देंगे? क्या हम आप कहेंगे कि कश्मीर भारत का है? उस समय तो कश्मीर प्रॉब्लम हो चुका था। या आप कहेंगे कि सीमा में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये हमें पूछना चाहिए था, हमने कुछ भी नहीं माँगा उनसे। क्यों मतलब नहीं जैसे वो माँगा? वन चाइना पॉलिसी की बात करते हैं, हमने हाँ, कभी वन इंडिया पॉलिसी की बात की ही बिल्कुल नहीं। सही बात। वो 2009 में जाके सुषमा स्वराज जी ने पहली बार इसका उल्लेख किया, वन इंडिया पॉलिसी। हुँ। जब भी नेहरू का ज़िक्र होता है, उनके किसी फ़ैसले का ज़िक्र होता है, तो अब तो ख़ैर तय हो चला है कि हम पटेल की बात भी करते हैं। आपने भी की है। पटेल का क्या विचार था इस पर? मान्यता पटेल पर? का तो बहुत ही स्पष्ट विचार था कि मान्यता देने के पहले हमें थोड़ा समय दे देना चाहिए। हमें कोई जल्दी नहीं है उनको मान्यता देने की, और उस समय हमें ये भी पता करना चाहिए कि हमें कोई चीन हमें ये आश्वासन दे सकता है कि नहीं, कि हम सीमा को मानते हैं और हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और उन्होंने चिट्ठी भी लिखी नेहरू जी को हुँ, 2 बार, एक हुँ, बार मान्यता के पहले कि हुँ। आप मंत्रिमंडल से सलाह-मशवरा मशवरा करें, कर लीजिए। और एक बार 1950 में जब चीन की फ़ौज तिब्बत में आई, कि अब हमारे बीच में कोई बफर नहीं है, वो हमारे बिल्कुल सीमा पे है, तो हम अभी से तैयारी करें कि अगर अगर कुछ समस्या हो तो हमें तैयार रहना चाहिए। अब दोनों दोनों जो उन्होंने पीसेस ऑफ एडवाइस दिए, सलाह दिया, उसको उस पे हमने अमल नहीं किया।
खैर वो तो किताब का विषय नहीं है, लेकिन सोचने की बात है ये। लेकिन आपने अपनी किताब में ये भी कहा है कि कुछ देश मान्यता देने ही वाले थे, एक कॉन्फ्रेंस भी होने वाली थी। भारत चाह रहा था कि वो कॉन्फ्रेंस हो, मान्यता की बात चले, इससे पहले हम जो है मान्यता देकर अपर हैंड कर लेते हैं कि जी देखिए साहब, हमने तो इंग्लैंड विंग्लैंड के प्रभाव में नहीं दिए, हम खुद मुख्तार हैं और हमने अपने आप तय करके दिए। हाँ। तो ये तो ठीक ठाक स्टैंड लगता है ऐसा सोच के तो अभी। नहीं, ठीक-ठाक तो है, हाँ, लेकिन कुछ माँगे हमारी भी होनी ये चाहिए आप ना, कह रहे हैं कि कि हम पहले कम से कम रखते तो, हाँ, बात तो ये रखते। हर नेगोशिएशन ठीक, में 2 पार्टीज़ होते हैं, 2 सही। या और हर पार्टी का डिमांड होता है। अगर सभी हमारी पूरी सहमति है तो नेगोशिएशन की ज़रूरत क्या है? ठीक। नेगोशिएशन की ज़रूरत तब होती है जब दोनों पार्टीज़ के अलग-अलग इंटरेस्ट होते हैं। अब एक ही पार्टी अपने इंटरेस्ट रखे और दूसरी पार्टी उठाए ही नहीं इंटरेस्ट, इसमें मुझे प्रॉब्लम है, और यही मैंने किताब में दर्शाया है कि हमने कुछ भी मांगे नहीं, हमने हमने आगे नहीं की उनसे उनके। नेहरू के जितने अच्छे रिश्ते पुरानी सरकार से थे चीन के, उतने ही ना सही लेकिन ठीक ठाक रिश्ते तो कम्युनिस्टों के साथ भी थे। और वो इस मामले में तो दूरदर्शी थे ही कि उनको आपने कहा ही कि उन्हें समझ में आ रहा था कि अब कम्युनिस्ट आंधी को रोक तो कोई पाएगा नहीं, और साथ में ये भी समझ में आ रहा था कि फिर ये तिब्बत में गड़बड़ करेंगे हम्म। और हमारे भी कुछ हिस्सों पर आधिपत्य जमाएंगे। फिर ऐसा क्या हुआ? चाइनीज़ लीडरशिप ने क्यों कोई ना शर्म की, ना हमें बड़ा भाई छोटे भाई वाले नारे पर कोई उनका विश्वास रहा ऐसा दिखता है। और अ, दलाई लामा वाला मामला हो या फिर एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी जिसमें एशिया के देश आने वाले थे, वहाँ भी वो कह रहे थे कि हम लीडर बनेंगे। क्या मतलब उनके अंदर क्या ये मानसिकता का मामला है कि वो बड़े भाई का ही रोल निभाना चाहते थे, या फिर वाक़ई कुछ गड़बड़ हो रही थी हमारी तरफ से भी? नहीं, मेरे ख्याल में उन्हीं उनकी सोच ही ऐसी थी कि भारत एक तरह से इम्पीरियलिस्ट कैंप में है, साम्राज्यवाद पक्ष में है। क्योंकि हम ब्रिटेन के कॉलोनी रह चुके थे, हम डेमोक्रेटिक थे, डेमोक्रेसी एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, हम अंग्रेज़ी बोलते थे, हमारे पहले प्रधानमंत्री का शिक्षण इंग्लैंड में हुआ था, तो उनकी सोच थी कि भारत अपने आप को स्वतंत्र कहता है, लेकिन सोच में, नीति में वो वैल्यूज़ में हम। हाँ, अंग्रेज़ों और अमेरिकी के डायरेक्शन पे चलते हैं। हुँ, अब ये तो बिल्कुल गलत था। लेकिन उनकी ऐसी सोच थी, ये तो पहली बात थी। दूसरी बात, एक बार युद्ध शुरू हुआ अमेरिकी के साथ कोरिया में, वियतनाम में वगैरह, तो भारत ने पूरी तरह उनके साथ नहीं दिया। हाँ। भारत ने एफर्ट किया मीडिएटर बनने का, हुँ, माने न्यूट्रल बनने का। ये उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा ये एशियाई देश है, वो गुलाम थे अभी तक, अभी स्वतंत्रता मिला है, लेकिन इस मामले में हमारे सपोर्ट करने के बजाय वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, दोनों साइड शायद राइट होंगे, रॉन्ग होंगे। तो उनको लगा कि ये एक तरह से एक रीइंफोर्समेंट हो गया कि भारत एक एजेंट है ब्रिटिश और अमेरिकन्स का। अब दोनों सोच मेरे राय में गलत थी, लेकिन क्योंकि लीडरशिप मीटिंग्स ही बहुत कम हुए, मैंने किताब में उल्लेख किया कि पहले 5 सालों में उनके बीच में मीटिंग ही नहीं हुई थी। दोनों साइड पे प्रिजम्पशन हुआ कि ऐसे होगा, किसी ने टेस्ट तो किया नहीं। और मेरे ख्याल में वो जो मिसपरसेप्शन हुआ, इसी की वजह से हुआ कि दोनों लीडर्स ने कभी फेस टू फेस बात ही नहीं की थी। वो सब थर्ड पार्टी से अपने एम्बेसडर्स के हाँ, थ्रू। इंफॉर्मेशन आ रहा था, और हुँ, एम्बेसडर्स के थ्रू भी। अभी एम्बेसडर राजदूत कितना रिपोर्ट करेंगे? वो भी 2 बार 3 बार लीडर से मिलते हैं, ऐसे नहीं कि रोज वो उठते बैठते हैं लीडर के साथ। तो एक बहुत कम अप्रिसिएशन था उस देश का। हुँ। और आज आप देखिए, अब कितनी बार हमारे नेता दूसरे नेताओं से मिलते हैं, बात करते हैं, उसके बाद नीति बनती है। हुँ। उस समय तो पहले 5 साल तो एक भी बार मीटिंग नहीं हुई। वियतनाम वॉर के बारे में इतनी फ़िल्में बनी, और अमेरिका जब कभी कहीं फँसता है अभी भी अपनी पुरानी आदत के चलते, हाँ। तो उसे वियतनाम याद आता है। हम क्या कर रहे थे तब? हमारा क्या रोल था? तो हमारा जो मेन इंटरेस्ट था वो था कि जितनी लड़ाई होगी एशिया में, उतना हमारे लिए दिक्कत होने वाला है, क्योंकि हमारे इकोनॉमी पे, हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे परिणाम आएगा। तो हमारा रोल था कि जहाँ तक हो सके हम एक तरह से एक मीडिएटर बने, या हमारी कोशिश रहे कि अमेरिका और चीन या अमेरिका और रूस के बीच में एक पीसफुली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। प्रॉब्लम ये था कि हम में क्षमता नहीं थी।
हम हमारी इकोनॉमी छोटी थी, हमारी मिलिट्री छोटी थी, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस लिमिटेड था, तो हम वो रोल प्रॉपरली निभा नहीं पाए। फिर और क्योंकि हमने समझा कि हमारा न्यूट्रल रहने से या नॉन अलाइंड रहने से बात इतनी आगे नहीं बढ़ेगी, अ, अ, दोनों पक्ष के लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया आखिर में। और मेरे ख्याल में ये नीति अभी, अब मैं समझता हूँ कि नॉन अलाइनमेंट एक नीति हो सकती है जब हम भी एक ताकतवर देश हैं। तो एनीवे, नॉन अलाइनमेंट पे तो बहुत विचार होते हैं, लेकिन ये मेरा sort of नहीं, निजी तो आपका क्या विचार है? गलत थी वो नीति? सीधा पूछूं अगर? नहीं, बात ये है कि अगर आप ये किताब पढ़ें तो आप खुद ही पूछेंगे कि हम क्या नॉन अलाइंड थे भी नॉन नहीं। अलाइंड थे भी नहीं, क्योंकि इस मामले में हम पूरी तरह से ब्रिटेन के साथ थे, अमेरिका के खिलाफ थे हम। हम्म, तो नॉन अलाइनमेंट सिर्फ एक स्लोगन था या एक्चुअली हम फॉलो कर रहे थे, ये तो सवाल पूछना चाहिए। और एटलीस्ट मेरा ये होप है कि ये किताब की वजह से शायद पूरी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है 1950s में, वो एक बार फिर से हम उसको देखें और ये तय करें कि सचमुच हम नॉन अलाइंड थे कि नहीं। क्योंकि अभी तक तो अगर आप आम जनता को पूछिए तो वो समझते हैं कि 1990 या 2000 तक नॉन अलाइंड ही थे हम सभी विषयों पे। ये एक्चुअली रियलिटी देखे तो सच नहीं है ये। हम्म। हमारी अलाइनमेंट थी देशों के साथ इश्यूज पे, आइडियोलॉजी पे नहीं, पर इश्यूज पे तो था अलाइनमेंट। 70s और 80s में हम सोवियत यूनियन के नहीं, साथ हम आगे अलाइन बढ़ थे। भी कैसे सकते थे? हाँ, एग्जैक्टली, निरपेक्ष रहकर कैसे बढ़ते? एग्जैक्टली, ये तो ठीक था कि कभी इधर और कभी उधर, जो हमने एक्चुअली किया भी। किया भी। भारत का जो उस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसे कहीं यूएसएसआर से फंड हो रहा है, कहीं वो यूएस से हेल्प हो रही है, बिल्कुल। तो ये तो हुआ ही है। और मैं पढ़ रहा था आपकी किताब में कि अमेरिका भी कभी कभी एड वेड वाला मामला बोलता रहता था कि इसे बंद कर देंगे, थोड़ी हाँ, धमकी देता था, तो यानी तब एड हम अमेरिका से भी ले ही रहे थे, है ना? सबसे बड़े हमारे वो माने सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता अमेरिका से आया है, वही। ब्रिटेन से नहीं और रूस से नहीं। हाँ, तो फिर भी चूंकि मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है, सर आप बताइए कितना सही है कितना नहीं, कि हम नॉन अलाइनमेंट वाली नीति अपना तो रहे थे, लेकिन सामरिक मामलों में हम अपनी हाँ, सेना नहीं भेजना चाहते हाँ, थे। सही बात है। हम्म? यस, करेक्ट। एक्चुअली वो नीति थी, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में कभी कभी हम भूल जाते थे ये, और हम समझते थे कि हम एक ग्लोबल प्लेयर हैं और हमारा हम जो कहेंगे वो लोग सुनेंगे। हम्म। ऐसे होता नहीं था। आज सुनते हैं हमें। आज मैं समझता हूँ कि आज हमारी परिस्थिति बहुत बदल चुकी है। आज हम एशिया के नेता हैं। हाँ, एशिया के तो हैं ही। पहले तो एशिया का ही बनना पड़ेगा। हाँ, और ग्लोबल साउथ में भी मैं समझता हूँ कि जो रीसेंट, अभी आप देखिए G20 में हमने 2 समिट्स किए हैं, वॉइसेस ऑफ द ग्लोबल साउथ। अभी जो टैंकर पे अटैक हुआ है इसी हफ्ते में, जो हुथियों ने मिसाइल अटैक हुआ है, कौन आया उनकी मदद में? चीन आया है, हम्म, हम आए हैं। हम खुद। हाँ, तो एक चीज़ है बड़ी-बड़ी बातें करना कि वी आर द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, दूसरी है कि आप डेमोंस्ट्रेट करना ऑन द ग्राउंड। आप ये कह रहे हैं कि जब हम कोशिश पहले कर रहे थे तब हमारे पास माइट नहीं थी, ताकत हाँ, नहीं थी, चाह थी। अब हमारे पास अगर चाह है तो हमारे पास वो तरीके भी हैं जिनसे हम ये तय कर पाएँ, सुनिश्चित कर पाएँ कि भाई हमारे पास ताकत है। हम किसी को या उधार देकर उसे उबार भी सकते हैं, और कई बार हम सेना भेजकर कुछ मामलों में कहीं तख्तापलट भी रोक सकते हैं। अभी इतना नाम तो चल रहा है उस देश का। नहीं, तो फॉरेन पॉलिसी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। अगर यस। सॉफ्ट पावर हो और हार्ड पावर ना हो या रिवर्स भी हो, तो आप यू आर नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल कंट्री। और 1950s में सॉफ्ट पावर तो बहुत था, लेकिन हार्ड पावर तो था ही नहीं। नहीं था। तो अगर मैं चीन की बात करूँ उस मामले में आज, तो वो अफ्रीका में पैसा लगाता है, आसपास के देशों में पैसा लगाता है, लेकिन एक बात हम बार बार देखते हैं कि वो अपने सिपाही नहीं भेजता है। हम्म, इस मामले में वो अमेरिका से अलग नजर आता है। वो क्या कर रहा है? वो भी तो अपनी सॉफ्ट पावर ही बढ़ा रहा है, पैसा रुपया देता है। उसको आप सॉफ्ट पावर में मानते हैं या वो हार्ड पावर का हिस्सा ही है? नहीं, सॉफ्ट पावर है, लेकिन मेरे ख्याल में एशियन सिविलाइजेशंस, मैं समझता हूँ, अगर आप कौटिल्य पढ़ें या सुन्जू पढ़ें, उनका कहना है कि अगर आप अपने इंटरेस्ट को बिना युद्ध का हो जाता है तो आप क्यों युद्ध की तरफ जाएंगे? वॉर इज द लास्ट रिजॉर्ट। यस। इसका मतलब नहीं है कि भारत या चीन लड़ाई नहीं लड़ सकता है, लेकिन
लड़ाई की कॉस्ट होती हैं। अब अगर हम डिप्लोमेसी के माध्यम से वो उद्देश्य या लक्ष्य को पा सकते हैं तो युद्ध क्यों करें? तो ये हमें नहीं समझना चाहिए कि क्योंकि अगर कुछ भी हो जाता है, अमेरिका फट से जाता है वहाँ युद्ध लड़ने और चीन नहीं जाता है, कि वो उनमें क्षमता नहीं है, हम हमें क्षमता नहीं है। लेकिन एक सोच है कि अगर विदाउट वॉर यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, देन दैट इज़ द बेटर वे टू अचीव इट। तो इसलिए हमें ये सोच के चलना है कि क्षमता तो है चीन के पास और हमारे पास भी, लेकिन वी शुड नॉट बी क्विक। एंड तो चाहे वो, आई मीन, चाइना तो अपने सेनाओं को भेजता ही नहीं, हम भी नहीं भेजते, इसी वजह से हम नहीं वो भेजते। पीस कीपिंग फोर्सेज में हम चले जाते हैं, लेकिन वैसे तो हम कभी किसी हाँ, के साथ पीस नहीं थे। कीपिंग फोर्सेस, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का बिल्कुल। मत मैंडेट है, और उसका मतलब है कि पूरी दुनिया अग्री करती है कि ये बिल्कुल। प्रॉब्लम है, और फिर हमारे फोर्सेस जाके माने अच्छा काम करती हाँ, हैं। अच्छा काम नेटो और करती सेंटो तो नहीं है। है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, ठीक। एब्सोल्युटली। अब हम इस पॉडकास्ट के अंतिम हिस्से में 2-3 मेरे बहुत ज़रूरी सवाल हैं। एक तो ये कि जब मैं पढ़ रहा हूँ आपकी किताब, या बहुत सारे डिप्लोमेट्स अब किताब लिखने लगे, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। तो उससे हमें एक ये झलक तो मिल रही है कि इंडोनेशिया जो है, वो हमारा सम्मान करता है, वियतनाम के बड़े नेता हमारा सम्मान करते हैं। भूटान, नेपाल भी हमारे प्रभाव में शुरू से रहे हैं। प्रभाव का मतलब ये कि वो मानते हैं कि वो बड़ा भाई है भारत। फिर क्या ये चाह होनी उस वक़्त कि हम कोई फ़र्क डाल सकते हैं वर्ल्ड ऑर्डर में, या कम से कम एशिया में? क्या बहुत दूर की कौड़ी थी? क्या मतलब वो बेकार की महत्वाकांक्षा थी? पहले हमें खुद को मजबूत कर लेना चाहिए था। क्योंकि इस चक्कर में शायद ये हुआ, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, डिप्लोमेट सब कह रहे हैं, पूर्व डिप्लोमेट्स, कि उस चक्कर में अपनी-अपनी बातें बिगाड़ ली हैं, चीन जैसे देशों से। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है। हुँ। क्योंकि हमें पहले अपने अपने आप को मजबूत करना है, उसके बाद हम दुनिया में जाके अपना डिप्लोमेसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ सॉफ्ट पावर पे तो होता नहीं है। हुँ। तो आज अब परिस्थिति बदल चुकी है, अर्थव्यवस्था भी ठीक ही चल रहा है, हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बढ़ गए हैं। और अगर आप देखें, अब जो आजकल की नीतियां हैं, भारत सरकार भी बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ती है। जैसे रूस और यूक्रेन के बारे में हमारा कोई रोल नहीं है वहाँ। हम जानते हैं कि अपना ना हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उतना, या मिलिट्री स्ट्रेंथ है उतना, कि हम उसमें कोई चेंज बदलाव ला सके। तो हमारी पोजीशन है कि अपने इंटरेस्ट देखकर जो करना है उसको करो। सेम गाज़ा में है, और इज़राइल में सेम है। गाजा में है। तो ये इसी का, आई थिंक दिस इज द ओनली वे फॉरेन पॉलिसी कैन मूव फॉरवर्ड। और बिल्कुल द रीसेंट गवर्नमेंट्स इन इंडिया हैव बीन वेरी प्रैक्टिकल, और ये होना ही है, ऐसे होना ही चाहिए। अब हम गुटनिरपेक्ष हैं, क्योंकि अब हम चीन के भी उतने दौरे करते हैं जितने हम यूएसएसआर या अब रूस के। नहीं, आई डोंट थिंक नॉन गुट निरपेक्षता मेरे ख्याल में खत्म हो चुका है। बट नहीं, इफ मैं नाम की वी बात नहीं वी पूछ वी रहा आर हूँ, मैं वी उससे आर जो फ़ील नो, आता है, जो नहीं, वैल्यू है। आई वुड से, ये मैं, और मैं अंग्रेजी में कहूंगा, वी आर अलाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। ये फर्क है क्या? अगर हमारा आज क्लाइमेट चेंज पे चीन के साथ इंटरेस्ट है तो हम उनके साथ जाएंगे। अगर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में अमेरिका के साथ इंटरेस्ट है तो उनके साथ जाएंगे। ये नहीं कि क्योंकि हम सिर्फ डेमोक्रेसी है तो अमेरिका के साथ ऑल द टाइम चलेंगे, या हम एशियन देश है तो ओनली चाइना के साथ चलेंगे। ये एक फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी होते हैं, जो हमारे विदेश मंत्री ने कहा है, मल्टी अलाइनमेंट, माने जिससे अपना काम बने उनसे काम ले लो। यही प्रश्न मेरे मन में आ रहा है बार-बार कि एस जयशंकर की मैंने किताब पढ़ी। जो आप कह रहे हैं वही उन्होंने कहा। पर सर, प्रैक्टिकली तो हम नेहरू के काल में भी वही कर रहे हैं। हम ठीक है, तब आइडियोलॉजी का एक बड़ा बोलबाला था। लग रहा था कि रूस ने इतने सारे देश अपने साथ मिला लिए, 14-15, एक यूएसएसआर का ब्लॉक है, चीन भी ऐसे ही ना कर दे। तो आइडियोलॉजी के सवाल पर दुनिया बटी तो हुई थी, लेकिन भारत ने तो खुद मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। जबकि नेहरू के बारे में कहा भी जाता था, उनके विचारों से भी, कि भाई चूंकि वो सोशलिस्ट है तो थोड़ा सा वो कम्युनिज्म की तरफ टिल्ट करेंगे। मगर हमने बहुत शुरू से ही, सेना वेना का मामला नहीं है, पर अमेरिका से भी मदद ली है, यूके से भी ली है। सही बात है। तो फिर क्या हम डिप्लोमेसी के एक पूरे चक्र को पूरा नहीं कर रहे हैं? हम वही तो कर रहे थे, वही तो अब कर रहे हैं, केवल नाम ही तो बदल रहे हैं। नहीं, लेकिन सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं और मटेरियल कैपेबिलिटी बदल गया है ना। हुँ। एक एक तरह से 1950s में थोड़ा आइडियलिज्म था। हम अपने आप को समझ ऑलरेडी एक ग्लोबल लीडर समझते थे। आज
वो सुविधाएं बनी हैं जो उस समय थी नहीं, और हम हर ग्लोबल प्रॉब्लम में आप दखल अंदाज नहीं करते हैं। वी चूज आवर फाइट्स एज दे से। जहाँ हमारे कोर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वहाँ हम जाएंगे, जहाँ कोर इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है हम कुछ और नीति फॉलो करेंगे। और जैसे रूस और यूक्रेन पे मेरा मत है कि बहुत ही नुआंस्ड और सोफिस्टिकेटेड तरह से हमने पॉलिसी की है। अमेरिका को अच्छा नहीं लगा है, लेकिन हमने कहा है कि भाई हमारे इंटरेस्ट ये नहीं कि अमेरिका को अच्छा नहीं लगा है तो हम उनकी तरफ गए। रूस हमारे दोस्त हैं, लेकिन रूस भी नाराज है हमसे। बट दिस मल्टी अलाइनमेंट आखिर में हमारी बेनिफिट हुई है ना और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास अब देने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, I- कोई हमसे मुंह फुलाकर रह भी नहीं सकता हाँ, सही बात है। नहीं नहीं, और आगे बढ़ के तो आई एम कॉन्फिडेंट कि अगले 20 साल में हमारी परिस्थिति और भी बदलेगी, और तब रियली आप देखेंगे कि विश्व के माने डिप्लोमेसी में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इसमें मुझे कोई ये दो बातें हैं नहीं। हाँ, मतलब देखकर पता चलता है कि जब आपका घर मजबूत होता है तो आप कितने एग्रेशन के साथ बात कर सकते हैं। नहीं, अग्रेशन का शब्द मुझे नहीं अच्छा लगता। आप तो डिप्लोमेट हैं, आप नहीं कहेंगे। असर्टिव हाँ, असर्टिव और हो सकता- अग्रेसिव में बिल्कुल। बहुत फर्क है। हाँ, ये अच्छा। चाइना अग्रेसिव है, हम असर्टिव है। नहीं, यही तो फर्क आपके 39 साल के एक्सपीरियंस और मेरा है कि आप जानते हैं सही शब्द क्या है। डिप्लोमेसी का बड़ा सबक है। हम असर्टिव हैं, अब असर्टिव हो गए हम। अब हम सही अब बात। कागज नीचे नहीं दबाते कि इस पर बात ना हो तो हाँ। अच्छा है, हम कागज ऊपर रखते हैं कि इस हाँ। पर कर लें क्या। एक मेरा सवाल और है, आपने किताब में भी बहुत अच्छे से एड्रेस किया है ताइवान को लेकर। वो मसला तो अभी नहीं सुलझा है और अभी भी वहाँ सरकार बदली है, और जो वहाँ की घरेलू राजनीति है, लगता भी नहीं कि कभी प्रो चाइना सरकार कभी कोई आने वाली है वहाँ पर। तो उसके बारे में क्या आप कहेंगे? भारत का रोल क्या है और क्राइसिस क्या था वो? देखो, क्राइसिस ये है कि एक छोटा सा द्वीप है जो चीन से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे है, जो पूरी दुनिया मानती है कि वो चीन का ही हिस्सा है। लेकिन आज 75 साल के बाद चीन ने उस ज़मीन पे कब्जा करने से कब्जा नहीं कर पाया है। और क्यों नहीं कर पाया है? क्योंकि अमेरिका उस द्वीप पे जो सरकार है उसको सपोर्ट करती है। तो दोनों जो सबसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश है, उनके बीच में ये एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, हमारा क्या इंटरेस्ट है? वो 5000 किलोमीटर दूर है। ये आम जनता की ये सोच है कि वो 5000 मील दूर है, हम क्यों उसके बारे में सोचे? ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि हम समझते नहीं है कि अगर वहाँ कुछ विवाद हुआ, विवाद तो है ही, अगर कुछ वहाँ लड़ाई हुई या टेंशन कुछ बढ़ी, भी तनाव बढ़ा, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा परिणाम होने वाला है। क्यों? 50% हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो ताइवान स्ट्रेट्स के थ्रू जाता है। तो अगर वो बंद हो गया, शिपिंग वहां बंद हो गई, तो आपकी इकोनॉमी पे परिणाम होने वाला है। चिप्स, ना, चिप्स का अलग बात है, नॉर्मल ट्रेड। नॉर्मल ट्रेड। अच्छा, अगर वो शिपिंग बंद हो गया तो सिर्फ ट्रेड नहीं बंद होने वाला है, पूरी जो सप्लाई चेन है, जो पार्ट्स आते हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स के लिए वो पदार्थ आते हैं, और वो आते हैं सिर्फ चीन से नहीं, चीन, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, सब बंद हो जाएगा। तो आपकी इंडस्ट्री पे, आपके जीडीपी ग्रोथ पे परिणाम होगा। उसके अलावा हम कहते हैं कि हम एशियन सिलिकॉन वैली है, और वो जो सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली और बेंगलोर और हैदराबाद के बीच में वो इंफॉर्मेशन कैसे जाता है? सबमरीन केबल्स के थ्रू। वो केबल्स कहाँ एंकर्ड है? ताइवान में। अगर वहाँ लड़ाई हो जाए और वो केबल्स काट दे, तो आपकी जो आईटी एनेबल्ड सर्विसेज है, जो आज सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रॉफिट देता है, वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर सेमीकंडक्टर्स नहीं आएंगे तो सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ख़त्म हो जाएंगे। आपका एजुकेशन अफेक्ट हो जाएगा, एंटरटेनमेंट हो जाएगा, ई लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स। कहने का तात्पर्य है कि इट विल रिजल्ट इन मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री विच इज डिपेंडेंट ऑन सर्विसेज। इसलिए मैंने कहा है इस किताब में, और मैंने और भी आर्टिकल्स लिखे हैं, व्हाट हैपेंस इन द ताइवान स्ट्रेट्स इज इंडियाज बिजनेस। सॉवरेंटी की बात नहीं है, हमने मान लिया है कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, लेकिन स्टेबिलिटी की बात है। एंड देयरफॉर इफ वी इग्नोर इट, और अगर वहां कुछ हो जाए, तो फिर ये नहीं कहना चाहिए बाद में कि अरे हमें प्रॉब्लम हो गया। अभी हमें अभी से अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम है तो प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि इस पे सरकार पूरी तरह से कॉन्शियस है और काम कर रही है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन को भी जागरूक होना पर चाहिए। सर हम इसमें तो सिर्फ सरकार वहाँ नहीं की कर सरकार को सकती। बधाई भी देते हैं बनने पर।
नहीं वो और हम तो कह रहे हैं हम वन चाइना पॉलिसी भी मानते नहीं हैं। नहीं मैंने नहीं देखा है कि भारत सरकार ने बधाई दी है। वो हमें देते हैं पर नहीं वो अलग बात है, बट हमने मेरे ख्याल में औपचारिक तौर पे हमने कभी भी रिकग्निशन दिया नहीं है। हम कभी दौरा करते हैं वहाँ अ, का? देखो, प्राइवेट सिटीजन्स आर फ्री टू गो, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, बिजनेसमैन कैन गो, लेकिन भारत सरकार के कोई ऑफिशियल्स नहीं, मैंने डिप्लोमेट्स नहीं मंत्री, जाते हैं। नहीं मंत्री नहीं जाते हैं। डिप्लोमेट्स तो क्योंकि हमारा एक अनऑफिशियल ऑफिस है वहाँ, और मैं क्योंकि भी हमारे वहाँ, नागरिक और जाते हैं। मैं भी वहाँ ताइपे में पोस्टेड था 4 साल, 2003 से 2007 में, तो अपने वो अनऑफिशियल ऑफिस का हेड था, और वो चीन को पता है कि हमारा अनऑफिशियल ऑफिस है, और हम, क्योंकि हमारे बहुत बिजनेस इंटरेस्ट है वहाँ, ट्रेड इंटरेस्ट है, हमारा कस्टम्स एग्रीमेंट है, डायरेक्ट फ्लाइट्स होते हैं, तो ठीक कोई है। तो होना चाहिए तो मैं इसे एडमिनिस्टर ऐसे करने पूछ के लेता लिए। हूँ, तो चीन का वो हिस्सा जिसे हम ताइवान कहते हैं, पहले फार्मोसा कहते थे, हाँ। वो हमें कैसे दिखता है? मतलब मैं इस तरह पूछ रहा हूँ कि भारतीयों को, भारत सरकार को नहीं। मेरे ख्याल में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ताइवान एक अलग हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात, नहीं, वहाँ के लोग हमारे बारे में क्या ओ वहाँ सोचते हैं? नहीं, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भारत हाँ। को, हाँ। एक तो सिविलाइजेशनल तौर पे, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर चीन का सिविलाइजेशन 5000 साल पुराना है, तो एक ही और देश है एशिया में जिनका सिविलाइजेशन इतना लंबा हो, तो एक तो रिस्पेक्ट है कल्चरली। दूसरी बात, वो देख रहे हैं कि इकोनॉमिकली जो 10-15 साल में काम हुआ है, उसकी वजह से उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है, हम्म, और इसलिए संबंध बढ़ाने चाहिए, तो वो दूसरी बात है। तीसरी बात, तो खैर उनकी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न चीन है, तो जो भी देश चीन के खिलाफ खड़ा होता है, उनके लिए वो चाहते हैं कि संबंध बढ़े, तो वो तीसरा एक रीज़न है। ठीक, तो ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव व्यू ऑफ इंडिया। ठीक। फिर आखिरी सवाल, हम पर आरोप लगता रहा और बहुत सारे लोग नेहरू पर आरोप लगाते रहे पुरानी विदेश नीति पर कि हमने चीन को बहुत अपीज़ किया है, तुष्टीकरण ज़्यादा किया है, जल्दी से मान्यता दे देना, ताइवान का मामला भी हो भले ही, अब तक हम नहीं देते, तो ये आरोप तो खैर आगे बढ़ते हुए पूरी विदेश नीति पर ही लगना चाहिए, अब भी लगना चाहिए। इसके अलावा एक मामला और है जिस पर बहुत बात होती है लेकिन कोई सीधा जवाब नहीं देता। जब यूएन बना, यूएनएससी तैयार हुआ, 5 देश वहाँ पर परमानेंट मेंबर हुए, तो चीन में कोमिंतांग सरकार थी चियांग काई शेक की, बाद में वहाँ माओ आ गए और चियांग काई शेक ताइवान चले गए। तो फिर ये बात उठी, अमेरिका ने उठाई कि हमें चीन को बाहर कर देना चाहिए, इसकी जगह कोई नया मेंबर आना चाहिए। अब वो नया मेंबर कौन हो, चूंकि एशिया का रिप्रेजेंटेशन होना था तो इंडिया की तरफ भी नज़र गई। मैंने अलग अलग किताबों में अलग अलग कयास दावे पढ़े हैं, आप बताइएगा बेहतर तो, कि क्या कभी हमें भी एक सीट ऑफर हुई थी जिसे हमने इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि चीन नाराज़ हो, हुई भी थी, नहीं हुई थी, क्या हुआ था? नहीं देखो, मैंने भी सुना है, लेकिन हम्म, मैंने कोई ऐसे मैंने लिखित में नहीं देखा है, और ना मैं किसी ने मुझे बताया है कि ये एक ऑफिशियल ऑफर था। पहली बात तो ये है कि 50 के दशक में जो अभी कम्युनिस्ट चाइना है, उनके हाथ में सीट नहीं था। ताइवान की सरकार जो थी, उनके हाथ में सीट था, सही। और वो अमेरिका के एक सामरिक भागीदार थे। उस तो वाले चीन के हाथ में था। उस वाले चीन के हाथ में था। तो अगर अमेरिका कहता भी है, वो मेरे ख्याल में कितना सीरियसली कहा, ये देखना चाहिए, क्योंकि उनके एलाय से सीट छीन के हमें क्यों देंगे वो? ऐसे नहीं था कि सीट कम्युनिस्ट चाइना का था। ओके। पहली बात। दूसरी बात, हाँ, मैंने भी देखा है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने एक बार कहा था कि चाइना, दैट द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट चाइना इज द राइटफुल ओनर ऑफ द सीट। लेकिन इससे ये समझना कि हमने उनको सीट दे दिया, या वो सीट हमें मिलना चाहिए था, ये एक तरह से डिडक्शन है। इट्स नॉट अ फैक्ट। ये नहीं कहा कि विल गिव इंडिया इन प्लेस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन तीसरी बात ये भी है कि राइटफुली हमें परमानेंट मेंबर तब भी बनना चाहिए था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का भी बड़ा योगदान था, और हमें वो मान्यता नहीं मिली, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट गेट इंडिपेंडेंस टिल 1947, और इसलिए वी वर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। बट हमारे भी उतने ही सोल्जर्स मरे, हमने, हमारा योगदान उतना ही था, फाइनेंशियली, मिलिटरीली, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारी वाइज। आबादी। हाँ, तो हमारा केस स्ट्रांग था। तो हम्म, I think we should have in the 1950s said what we have been saying since the 1990s. We are rightfully
एन एस्पिरेंट फॉर अ परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। वो मैं समझता हूँ हमें 50s में भी कहना चाहिए था, बिकॉज वी डिड प्ले अ बिग रोल इन डिफीटिंग द जर्मनी, जापान एंड वो जो राइट विंग फैशिस्ट गवर्नमेंट्स थे। अब क्यों नहीं कहा गया, मैं तो उस समय पैदा नहीं हुआ था, तो पता नहीं। हाँ, लेकिन आप 2016-17 में चीन में थे और उसके बाद आपने फॉरेन सेक्रेटरी का पद भी संभाला, तो आप इनर सर्कल में तो थे। अब तब नहीं थे, पर अब बताइए कि अब हम क्या कर रहे हैं उस अपने पुराने हक को पाने के लिए? कुछ कर भी रहे हैं कि हम केवल, या वो भी केवल सब आपस में बयानबाजी करके हमें बहलाते रहते हैं? नहीं, बहुत कुछ कर रहे हैं हम। हुँ। देखो सभी देशों से हम खुल के बात करते हैं। हमारी वजह से यूएन में एक ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप शुरू हुआ है जो इस पे बातचीत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में 4 आउट ऑफ द 5 4 कंट्रीज हैव एंडोर्स्ड आवर मेंबरशिप, यूएसए, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। माने एक तो पूरे मेंबरशिप पे निर्भर है 199 देश। उसके अलावा उन्होंने यूएन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी डाल रखा है कि इवन दो वो 199 देश में मेजॉरिटी हो, ये जो 5 अभी परमानेंट मेंबर्स है उनमें भी पांचों को किसी का की वीटो नहीं सहमति होना चाहिए। चाहिए, हाँ, और चीन तैयार नहीं है। तो नहीं, चीन तैयार है कि नहीं हमने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन ये सवाल है कि अभी तक तो it is good diplomacy not to force the hand unless we are sure. So at the moment, government is working to make sure that we will get that support. And वो एक nothing comes easily. तो लगातार जारी, there are efforts right through the Vajpayee government, मनमोहन सिंह government and the Modi government, और एक लंबा समय चलेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि if we continue to grow the way we are, इन योर लाइफ टाइम वी विल बी मेंबर्स। अब मेरे लाइफ टाइम में होगा कि नहीं अलग बात है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वी कैन नॉट बी इग्नोर्ड। वी आर गेटिंग, आई मीन, अब इतिहास में देखें तो एक्सेप्ट फ्रॉम 1700 टू 1950 हमारा पूरे एशिया में योगदान रहा है। ये हम भारतीय नागरिक को समझना चाहिए। आज आप देखिए किसी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जाओ, थाईलैंड में अयोध्या है, हमारे मंदिर वियतनाम से लेके भारत, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया में है। आधे देशों के नाम संस्कृत पे आधारित है, कंबोडिया, सियाम, थाईलैंड, सिंगापुर, मले। ये तो अच्छा, भाषा मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई में उनका जो उनकी भाषा है उसको भाषा मलेशिया कहते हैं। भाषा कहाँ से शब्द आया है? आप जाके मैं मलेशिया में एम्बेसडर था, आप रास्ते पे जाइए तो वो लिखा है डंडा 50, दंड, रहस्य, मनुष्य, ये शब्द आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। फ्लाइट्स के नाम भी कुछ ऐसे हाँ, तो नगर, मैंने हमारे राजा की गद्दी का भी नाम ऐसा ही कुछ है। हिंदी में नगर का अर्थ है सिटी, यस, लेकिन ओरिजिनल संस्कृत में नगर माने देश। मलेशिया का व्हेन दे टॉक ऑफ कंट्री इट इज नगर। और हाँ, और राजा का नाम कुछ अलग है, लेकिन रानी का नाम आज भी राजा परमेश्वरी है। अब वो कहाँ से आया है राजा परमेश्वरी? वो तो अरबी या पर्शियन तो है नहीं, वो संस्कृत वर्ड है। तो बहुत हमारा इन्फ्लुएंस रहा है, और इट इज़ नॉट अ पोस्ट 1950 फिनोमेनन। ये भी हम लोगों को समझना चाहिए कि वी हैव एक्सरसाइज्ड अ ह्यूज रोल थ्रू हिस्ट्री, एंड वी हैव टू गो बैक टू एक्सरसाइजिंग दैट रोल, एंड वी विल गो बैक टू एक्सरसाइजिंग दैट रोल। तो चाहे इकोनॉमिकली रहा हो और चाहे आप कह रहे हैं कल्चरली रहा हो, हमारा प्रभाव पूरी दुनिया में, यहाँ तो है ही, वहाँ भी रहा। बिल्कुल, क्योंकि कितना पढ़ते हैं हम इस बारे में कि हमारे यहाँ से कितना पैसा इंग्लैंड चला गया, फिर वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हो जाती है, हम गरीब होते चले जाते हैं। मुगलों से तो पूरा मुस्लिम एम्पायर, ऑटोमन तक चिढ़ते थे कि ये इतने पैसे वाले कैसे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान इकोनॉमिकली भी इस तरह का रहा, और कल्चरली तो आपने बता ही दिया। मैं आपको एक सीट बनती, बिफोर वी एंड लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट। हमारे विदेश मंत्री थे प्रणब मुखर्जी जी, तो मैं उनके साथ गया था, कुछ यूरोपियन देश था, और उन्होंने हमें कहा था कि अरे आपके इंडियंस इतने आते हैं यहाँ, क्यों आते हैं पता नहीं वगैरह। प्रणब मुखर्जी जी ने कहा कि आप एशिया में क्यों आए थे? क्योंकि हम गरीब देश थे, हम सबसे अमीर थे, इसलिए आप आए थे ना वहाँ। आज हम यहाँ आ रहे हैं, उसमें फ़र्क क्या है? वो चुप हो गया। तो हमें ये याद रहना चाहिए कि बिफोर 1800 वी वर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये भूलना नहीं चाहिए, एंड देयरफॉर वी विल गो बैक टू बीइंग दैट।
इसी नोट पर समाप्त करते हैं। अच्छा खासा पॉडकास्ट है, बहुत सारी जानकारियां हैं इसमें, और पहले कभी इस तरह से बात नहीं हुई थी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और किताब का नाम क्रॉसविंड्स है। क्रॉसविंड्स क्यों? एक वो इट इज अ एविएशन टर्म। जब प्लेन उतरता है तो कभी कभी जो पूर्वी दिशा से और पश्चिम दिशा से हवा चलती है वो दोनों एक साथ ही चलते हैं, और फिर वो जब हम लैंडिंग के समय वो टर्बुलेंस। जब टर्बुलेंस नहीं, नॉट जो 30,000 फुट पे टर्बुलेंस है वो अलग है। जो लैंड के समय बहुत ही डेंजरस है ये टर्बुलेंस होना, बहुत और वो क्रॉसविंड्स है। क्योंकि तो मैं इसलिए मैंने कहा कि भारत के दो मित्र यूएस और यूके हमें डिफरेंट डायरेक्शन में पुल कर रहे थे, तो वो क्रॉसविंड में किस तरह से प्लेन को लैंड करना, ये सोचने की बात थी। आई मीन दिस इज जस्ट माय व्यू, बट शानदार। बहुत सुंदर नाम है। तो क्रॉसविंड्स पढ़िए, और पेंगुइन से किताब आई है, और इसका मूल्य 699 रुपये लिखा है पीछे। अंग्रेजी में है, लेकिन जैसा मैं हमेशा आग्रह करता हूँ, इतनी अच्छी किताबें हिंदी में भी आनी चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। कि शानदार किताब आपने लिखी, समय दिया, और एक एक बात इतनी विस्तार में हमने समझी। मुझे यकीन है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नई बातें पता चली होंगी। तो पढ़ाकू नितिन के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी गुरुवार को किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। 26 जनवरी 2020 देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क ने रखा पॉडकास्ट की नई दुनिया में पहला कदम। 26 जनवरी है आज तक रेडियो के न्यूज पॉडकास्ट दिन भर में आपका स्वागत। मैं हूं कुलदीप मिश्र। और शुरू हुआ ऑडियो कंटेंट का वो कारवां जिसने देश को दिए एक से बढ़कर एक पॉडकास्ट। 3 ताल सीजन 2 का 35वां समागम। कमलेश ताऊ, कुलदीप सरदार, जय हो जय हो जय हो जय हो। मैं हूं नितिन ठाकुर, और ये है पढ़ाकू नितिन। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी, और ये है कहानियों का मेरा खास शो स्टोरी बॉक्स। और इस सफर में आज तक रेडियो ने हासिल किए कई मकाम। And the award for the best podcast goes to आज तक रेडियो। 25 देश, 8 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स, 20 पॉडकास्ट और 11 ग्लोबल अवार्ड के साथ आज तक रेडियो पूरे कर रहा है शानदार 4 साल। ये आज तक रेडियो है।